दोस्तों ये एलटी ग्रेड जीएससी प्रयोक्ता और जीडीसी के लिए आपका जीएस का मॉक टेस्ट नंबर 39 होगा। अब तक आपके 31 मॉक टेस्ट हो चुके हैं और लगभग जितना भी आपका सिलेबस है स्टैटिक जीके का मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स कवर हो चुके हैं। दोनों के लिए प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। आप जाकर अगर अभी तक आपने कोई भी लेक्चर नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मॉक टेस्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बताइए कि बिहार की पहली महिला फिडे मास्टर या FIDE फिडे मास्टर कौन बनी है? तो दोस्तों ये हैं कौन? मरियम फातिमा, विभा देवी, आरती सरीन और आस्था पुनिया में सही आंसर गेस करिए। सही आंसर होगा जी हाँ दोस्तों, ये तस्वीर है मरियम फातिमा की जो कि बिहार की पहली महिला फिडे मास्टर चुनी गई हैं। तो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा इसको। और ये कहाँ से हैं? तो दोस्तों ये हैं मुजफ्फरपुर से, मुजफ्फरपुर बिहार में। ये आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन सा है? देखो फ्रेंड्स, ये प्रश्न मैं कई बार पढ़ा चुका हूँ तो मुझे पूरा यकीन है कि ये प्रश्न आपको रट गया होगा। इसका आंसर विकल्प ए है केरल। और अगर नहीं रटा है तो मतलब आप बहुत कम है इस चैनल पर, ठीक है। तो विकल्प ए आपका करेक्ट है, इसमें ध्यान दीजिएगा। तो भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बना है? तो केरला बना है, जिसने अपने डिजी केरलम कार्यक्रम के माध्यम से अगस्त 2025 में यह उपलब्धि हासिल की है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का पहला AI जनित सरकारी मंत्री डीएला की नियुक्ति किस देश ने की है? तो दोस्तों ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये पूरी तरह से रोबोट हैं। इनका नाम है डीएला, लेकिन ये कैबिनेट मिनिस्टर हैं। कहाँ पर हैं? अल्बानिया, जॉर्डन, जापान या चीन में? तो सही आंसर होगा दोस्तों अल्बानिया में, यानी कि विकल्प ए आपका करेक्ट है। दुनिया की यह पहली रोबोट हैं जो कि कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, ठीक है ना। तो ध्यान देना, अल्बानिया ने 2025 में जो इतिहास है इसको रचा है, जब उसने दुनिया के पहले कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI संचालित कैबिनेट मंत्री डीएला को नियुक्त किया है। तो अल्बानिया के जो प्रधानमंत्री हैं, क्या नाम है उनका? एडी रामा। एडी रामा ने तिराना में सोशलिस्ट पार्टी की बैठक में डीएला को सार्वजनिक खरीद और निविदाओं का प्रबंधन ये विभाग सौंपा है। तो काफ़ी दिलचस्प है। आपका अगला क्वेश्चन है कि समान नागरिक संहिता UCC लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर यहाँ पर आप गेस कर रहे हैं गोवा, तो नहीं, गोवा आपका गलत हो जाएगा। गोवा विकल्प में भी नहीं है। तो यहाँ पर क्या आंसर बनेगा? जी हाँ दोस्तों, सही आंसर है विकल्प ए, यानी कि उत्तराखंड। तो स्वतंत्र भारत में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का पहला स्टेट बना है उत्तराखंड, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। और कब बना? तो दोस्तों ये जनवरी 2025 में ही, 27 जनवरी 2025 को समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला स्टेट बन गया है उत्तराखंड। गोवा के बारे में बात करें तो गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां आज़ादी से पहले, उत्तराखंड आज़ादी के बाद, गोवा आज़ादी से पहले से पुर्तगाली सिविल कोड के तहत UCC वहां पर लागू है। ये आप याद रखना। आपका अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद के किस मंडल में दशराग युद्ध का वर्णन मिलता है? दशराग मतलब 10 राजाओं का युद्ध ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलेगा आपको। यह विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। बड़ी भीषण लड़ाई हुई थी। एग्जैक्टली दोस्तों ये कहा जाए तो जो ऋषि वशिष्ठ थे और विश्वामित्र, उनके बीच में युद्ध हुआ था। लेकिन एग्जैक्ट फिनोमेना क्या था कि दशराग युद्ध यानी कि 10 राजाओं का युद्ध ऋग्वेद के 7वें मंडल में है, जिसमें भरत वंश के राजा सुदास और 10 राजाओं के एक संघ के बीच हुए युद्ध में सुदास की विजय हुई थी। और यह युद्ध जो था वो रावी नदी जो अब कही जाती है, तब इसका नाम था परुश्री। तो परुश्री के तट पर यह युद्ध लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है कि दशराग युद्ध में भारत वंश के राजा सुदास के सलाहकार कौन से थे? तो देखो फ्रेंड्स, जो दशराग युद्ध हुआ था उसमें सुदास विजयी हुए थे, तो उनके सलाहकार थे ऋषि वशिष्ठ, ठीक है ना। ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट है। ध्यान दीजिएगा कि दशराग युद्ध में भारत वंश के राजा सुदास के सलाहकार ऋषि वशिष्ठ थे, जिन्होंने ऋषि विश्वामित्र को हटाकर सुदास के पुरोहित का पद संभाला था, जिसके कारण विश्वामित्र ने 10 राजाओं का एक गठबंधन बनाया और सुदास के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया था। और इसलिए मैंने आप लोगों से कहा था कि मूलतः ये जो युद्ध था वो 2 ऋषियों के बीच में था, ऋषि वशिष्ठ और ऋषि विश्वामित्र। आपका अगला क्वेश्चन है, हाइडे स्पीच का युद्ध 326 BC किनके बीच लड़ा गया था? तो दोस्तों हाइडे स्पीच का युद्ध ये लड़ा गया था सिकंदर और राजा पोरस के बीच में। विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। हाइडे स्पीच का युद्ध कब हुआ था? 326 ईसा पूर्व में। सिकंदर महान और भारतीय राजा पोरस, किंग पोरस की सेनाओं के बीच यह युद्ध हुआ था, जो झेलम नदी के तट पर हुआ था, ठीक है।
और क्योंकि यह झेलम नदी के तट पर हुआ था और प्राचीन यूनानी इसे कहते थे हाइडे स्पीज। ठीक है, इसमें सिकंदर की तो जीत हो गई थी, लेकिन वह पोरस की वीरता से इस कदर प्रभावित हुआ कि उसे अपना राज्य लौटा दिया था। आपका अगला क्वेश्चन है कि कलिंग युद्ध 261 बीसी का उल्लेख अशोक के किस शिलालेख में मिलता है। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईसापुर में हुआ था। ठीक है ना। तो जो अशोक का 13वां शिलालेख है, विकल्प ए आपका इसमें सही होगा, उसी में यह वर्णन मिलता है कि अशोक ने 261 बीसी में कलिंग पर आक्रमण किया था और भीषण नरसंहार के बाद कलिंग पर उसने विजय प्राप्त की थी और इसके बाद ही वो बौद्ध धर्म अपना लिया था। तो कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व का उल्लेख अशोक के मेजर रॉक एडिक्ट 13 में मिलता है। ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध इतिहासकार वी.ए. स्मिथ ने किसे भारत का नेपोलियन कहा है। तो दोस्तों भारत का नेपोलियन कहा गया है वी.ए. स्मिथ के द्वारा समुद्रगुप्त को, यानी कि विकल्प ए आपका करेक्ट है। ठीक है ना। तो क्या हुआ था कि जो समुद्रगुप्त था उसने असाधारण सैन्य अभियान स्टार्ट किया था और उसने बहुत सारी विजयें की थी, जिसकी वजह से वी.ए. स्मिथ ने उसको ये संज्ञा दी थी, क्योंकि समुद्रगुप्त ने अपनी अजेय सैन्य शक्ति और कुशल रणनीतियों से गुप्त साम्राज्य का विस्तार किया था, ठीक वैसे ही जैसे नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नर्मदा का युद्ध 618 ईस्वी यह किसके किसके बीच हुआ था, जिसमें पुलकेशिन द्वितीय की जीत हुई थी। तो फ्रेंड्स ये बताइए कि नर्मदा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था। युद्ध हुआ था 618 एडी में। आपको बताना है कि इसमें पुलकेशिन द्वितीय जीता था। तो दोस्तों ये युद्ध हुआ था हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच में। विकल्प ए इसमें आपका करेक्ट है। ठीक है ना। तो नर्मदा का युद्ध ये 618 ईस्वी में चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय और उत्तर भारत के सम्राट हर्षवर्धन के बीच में हुई थी। पुलकेशिन युद्ध जीत गया और नर्मदा नदी को दोनों ने, यानी कि दोनों जो स्टेट थे, साम्राज्य थे, उन्होंने नर्मदा को अपनी सीमा रेखा निर्धारित किया था, जिससे हर्ष का दक्षिण की ओर जो विस्तार था वो रुक गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है तक्कोलम का युद्ध जो कि हुआ था 949 एडी में, यानी कि 949 ईस्वी में हुआ तक्कोलम का युद्ध किन दो राज्यों के बीच में लड़ा गया था। चोल और राष्ट्रकूट, पल्लव और पांड्य, मौर्य और सेल्यूसिड, या फिर चेर और चोल। दोस्तों आंसर होगा चोल और राष्ट्रकूट, यानी कि विकल्प ए आपका इसमें करेक्ट है। ठीक है। तो तक्कोलम का युद्ध ये होता है 949 ईस्वी में। दक्षिण भारत के दो प्रमुख साम्राज्य थे चोल और राष्ट्रकूट, इनके बीच में युद्ध लड़ा गया था, ये लड़ाई हुई थी, जिसमें राष्ट्रकूट राजा कृष्ण तृतीय ने चोल राजा परांतक प्रथम के बेटे युवराज राजादित्य को हराकर चोल सेना को पराजित किया और दक्षिण भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। सारे पॉइंट्स दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और इनकी पीडीएफ लेके इनका रिवीजन करना ये उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। आपको जो आपका पेड ग्रुप है उस पेड ग्रुप में आपको सारी पीडीएफ बिल्कुल फ्री में भेजी जाती है। तो दोस्तों इस समय वर्तमान समय में पेड ग्रुप ज्वाइन करने का बिल्कुल गोल्डन चांस है। साल की सबसे बड़ी छूट आपको मिल रही है। ये पेड ग्रुप दोस्तों 399 रुपये में स्टार्ट किया गया था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में मात्र 199 रुपये देकर आप इस ग्रुप से जुड़ सकते हैं। अगर आप पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप 9452252260 पर आप हमें हेल्प प्लस आपका जो एग्ज़ाम है LT है, GIC है, GDC है, PCS है, तो आप जो भी है आप हेल्प के भेजेंगे, हम आपको जानकारी दे देंगे, या फिर डायरेक्टली इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे, पेमेंट करेंगे और जो आपका स्क्रीनशॉट है उसके साथ अपना नाम, अपना डिस्ट्रिक्ट और एग्ज़ाम डेट लिखकर भेज दीजिए, हम आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे। ठीक है ना। तो ये राशि बहुत कम है। ठीक है। मतलब ये होता है ना कि आप चाय पीने जाओ अपने दोस्तों के साथ, इससे ज़्यादा खर्च करके आओगे तो डेफिनेटली ये ग्रुप आपकी बहुत हेल्प भी करेगा। आगे बढ़ते हैं। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था। दोस्तों बंगाल का जो पहला गवर्नर जनरल था ये वॉरेन हेस्टिंग्स था। विकल्प ए आपका इसमें करेक्ट है, याद रखिएगा। तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स 1773 के विनियमन अधिनियम, यानी कि जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में, तो इसके बाद यह पद संभालने वाले पहले व्यक्ति बने थे वॉरेन हेस्टिंग्स। 1785 तक इस पद पर रहे। 1773 से पहले
1773 से पहले बंगाल में केवल गवर्नर का पद था, लेकिन इस अधिनियम के बाद इसे गवर्नर जनरल में बदल दिया गया था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि किसे भारत में सिविल सेवाओं के जनक के रूप में जाना जाता है। सिविल सेवाओं का जनक दोस्तों कहा जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। विकल्प ए आपका करेक्ट है। ये लॉर्ड कॉर्नवालिस की वास्तविक तस्वीर है, आप देख सकते हैं। मुझे तो बहुत ही दिलचस्प लगता है कि मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसने भारत में सिविल सेवाओं की स्थापना की, और जो कुछ भी हो अच्छा बुरा सबका पहलू रहता है, लेकिन फिर भी ये एक इतिहास पुरुष है। ठीक है ना। इसका नाम हमेशा लिया जाएगा सम्मान के साथ। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवाओं का जनक कहा जाता है क्योंकि उन्होंने ब्रिटिश भारतीय प्रशासन को व्यवस्थित और आधुनिक बनाने के लिए महत्वपूर्ण सुधार किए थे, जिसमें अनुबंधित और असंख्य सेवाओं की शुरुआत, राजस्व प्रणाली का पुनर्गठन और कलेक्टर के अधिकार में वृद्धि भी शामिल थी, जिससे एक कुशल और अनुशासित सिविल सेवा की नींव पड़ी थी। ठीक है ना। तो सोच देखिए कितनी आगे तक की सोच थी इस व्यक्ति की। नेक्स्ट है आपका कि सहायक संधि प्रणाली सब्सिडियरी अलायंस की शुरुआत 1798 में किसके द्वारा की गई थी। दोस्तों इस पर एक पूरा कंप्लीट लेक्चर मैंने आप लोगों को दिया था, तो अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे, वहाँ पर 2 प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। पहली प्लेलिस्ट में आपको सारे लेक्चर मिल जाएंगे, दूसरी प्लेलिस्ट में आपको सारे मॉडल पेपर मिल जाएंगे। तो लेक्चर वाली प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा सब्सिडियरी अलायंस। एक बार देख लीजिए, आपको कभी भूलेगा नहीं। ठीक है ना। तो आपको पता ही है कि ये जो सहायक संधि थी ये लॉर्ड वेलेस्ली ने स्टार्ट की थी। विकल्प ए आपका करेक्ट है। और 1798 में जो पहला स्टेट था वो हैदराबाद था। हैदराबाद के निजाम ये पहला व्यक्ति या पहला स्टेट था जिसने सब्सिडियरी अलायंस को एक्सेप्ट किया था। ठीक है ना। तो लॉर्ड वेलेस्ली यह 1798 से लेकर 1805 तक ये भारत में रहा था गवर्नर जनरल के पद पर। सहायक संधि भारतीय शासकों को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर करने की एक प्रणाली थी, जिसके तहत क्या होता था कि शासकों को अपनी सेना भंग करनी पड़ती थी, ब्रिटिश सेना रखनी पड़ती थी, एक ब्रिटिश रेजिडेंट स्वीकार करना पड़ता था, अपने जो विदेशी संबंध थे उनको मतलब विदेशी संबंध पर नियंत्रण उनका समाप्त हो जाता था, जिससे वे धीरे धीरे ब्रिटिश नियंत्रण में आ जाते थे। और इससे अंग्रेज़ों को फ़ायदा ये मिलता था कि वो फ्रांसीसियों के प्रभाव को रोक पाते थे। तो एक तरीके से ये जो लॉर्ड वेलेस्ली ने ये पत्ता खेला था, इसमें चित्त भी उसकी थी और पट भी उसकी थी। आगे बढ़ते हैं। संसदीय समितियों का प्रमुख कार्य क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संसदीय समितियों का प्रमुख कार्य क्या होता है दोस्तों। तो ये होता है विधेयकों की जांच और वित्तीय निगरानी, यानी कि विकल्प ए आपका इसमें करेक्ट है। ठीक है ना। तो संसदीय समितियों का मुख्य कार्य संसद के बड़े और जटिल कार्यों को निपटाना है, जैसे विधेयकों की विस्तृत जांच पड़ताल करना, मंत्रालयों के बजट और नीतियों पर विचार विमर्श करना और कार्यपालिका के कामकाज पर नज़र रखना, जिससे संसद की दक्षता बढ़ती है, कानून निर्माण में विशेषज्ञता आती है, क्योंकि संसद के पास हर मुद्दे पर गहराई से चर्चा करने का समय नहीं होता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी होती है। प्राक्कलन यानी कि एस्टीमेट कमेटी, लोक लेखा यानी कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, या सार्वजनिक उपक्रम समिति, या फिर विशेषाधिकार समिति। तो दोस्तों यहाँ पर संसद की सबसे बड़ी समिति होती है प्राक्कलन समिति, और इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं। तो इसमें कुल 30 सदस्य होते हैं, और सभी जो 30 सदस्य होते हैं दोस्तों ये होते हैं कहाँ से, तो लोकसभा से होते हैं। ठीक है। तो इतनी बातें आप याद रखेंगे। तो प्राक्कलन समिति भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति है, और सदस्य होते हैं 30, और सभी सदस्य होते हैं कहाँ से, तो लोकसभा से चुने जाते हैं, जिनका मुख्य कार्य क्या होता है, बजट के अनुमानों और सरकारी व्यय में दक्षता और मितव्ययिता की जांच करना। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है प्राक्कलन समिति यानी कि एस्टीमेट्स कमेटी में सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था अभी कि जो आपका ये ऊपर वाली कमेटी है, क्या नाम है, प्राक्कलन समिति एस्टीमेट कमेटी, इसमें ये सबसे बड़ी कमेटी होती है। तो एस्टीमेट कमेटी में देखेंगे तो 30 सदस्य होंगे। तो यहाँ पर अब आपका जो उत्तर है बिल्कुल स्पष्ट है, विकल्प ए ही आपका इसमें करेक्ट है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि लोक लेखा समिति यानी कि पीएससी का गठन पहली बार किस अधिनियम के आधार पर किया गया। दोस्तों लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं, बताइए फटाफट। तो इसका जो गठन हुआ दोस्तों ये भारत सरकार अधिनियम 1919 के आधार पर किया गया था। विकल्प ए आपका इसमें करेक्ट है। ठीक है। तो लोक लेखा समिति दैट इज पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का गठन पहली बार भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधानों के आधार पर कब किया गया, 1921 में।
जिसे मॉन्टेग्यू ट्रांसपोर्ट सुधार के नाम से भी जाना जाता है। उद्देश्य ब्रिटिश शासन के दौरान सार्वजनिक वित्त पर निगरानी और जवाबदेही लाना था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त प्रवर समिति यानी कि ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो दोस्तों ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी में कुल होते हैं 31 सदस्य, यानी कि विकल्प डी आपका इसमें करेक्ट है। ठीक है, 31 सदस्य होते हैं ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी में, और इसमें 21 सदस्य लोकसभा से होते हैं, 10 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सीएजी की वार्षिक रिपोर्टों की जांच कौन सी समिति करती है? तो दोस्तों नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सीएजी की जो वार्षिक रिपोर्ट होती है इसकी जांच करती है लोक लेखा समिति। विकल्प ए आपका इसमें करेक्ट है। ठीक है, लोक लेखा समिति दैट इज पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, इसको पीएसी के नाम से भी आप जानते हैं, जो संसद की एक प्रमुख समिति है और सरकारी खर्चों की वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित करती है। यह समिति सीएजी की रिपोर्टों की जांच करके संसद को अपनी सिफारिशें देती है। दोस्तों अगर आपसे कोई पूछे एग्ज़ाम में, मान लो पूछ लिया जाए कि वर्तमान में जो पीएसी है इसके जो चेयरमैन है कौन है, तो ध्यान दीजिएगा चेयरमैन वर्तमान में कौन है, तो केसी वेणुगोपाल हैं। क्या नाम है? केसी वेणुगोपाल। ठीक है, तो ये एक सीनियर लीडर हैं, कहाँ से? आईएनसी दैट इज इंडियन नेशनल कांग्रेस से। इनकी स्थापना 2024 में हुई थी। तो याद रखना वर्तमान में पीएसी प्रेसिडेंट कौन है? केसी वेणुगोपाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला राइस एटीएम कहाँ पर खुला है? दोस्तों पहला राइस एटीएम है जो कि खुला है कहाँ पर? भुवनेश्वर उड़ीसा में। विकल्प ए आपका इसमें करेक्ट है, और इसे नाम दिया गया है क्या? अन्नपूर्णी। अन्नपूर्णी नाम दिया गया है। ठीक है ना। नेक्स्ट है, जाति आधारित जनगणना शुरू करने वाला भारत का पहला स्टेट कौन सा है? तो आपका आंसर होगा विकल्प ए यानी कि बिहार। ठीक है ना। तो ये 2023 में ही हुआ था, और तब भी बिहार के जो सीएम थे वो कौन थे? नीतीश कुमार ही थे। विश्व की पहली वैदिक घड़ी कहाँ पर स्थापित की गई है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में अयोध्या, वाराणसी, या फिर गुजरात का गांधीनगर। सही आंसर होगा दोस्तों उज्जैन, मध्य प्रदेश। विकल्प ए आपका इसमें करेक्ट है। ठीक है, इसका उद्घाटन 1 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। यह उज्जैन की जीवाजी वेधशाला परिसर के पास 85 फुट ऊंचे टावर पर लगी है, और भारतीय पंचांग, मुहूर्त, सूर्योदय, सूर्यास्त और ग्रहों की स्थिति के आधार पर समय बताती है। आपका अगला क्वेश्चन कि भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट दोस्तों ये बनी है अनामिका राजू, यानी कि विकल्प ए आपका इसमें करेक्ट है। तो ध्यान दीजिएगा, इनका पूरा नाम है लेफ्टिनेंट अनामिका बी राजू, जिन्होंने जून 2024 में अरक्कोणम तमिलनाडु में आईएनएस राजली में पासिंग आउट परेड के दौरान इतिहास रचा और गोल्डन विंग्स हासिल किया था। अगला क्वेश्चन है, कंडालूर सलाई का युद्ध जो कि हुआ था कब? 998 ईस्वी में, किस प्रकार का युद्ध था? तो दोस्तों ये जो कंडालूर सलाई का युद्ध है ये एक नौसेना युद्ध था। विकल्प ए आपका इसमें करेक्ट है। ठीक है ना। तो कंडालूर सलाई का युद्ध कब हुआ था? 998 ईस्वी में। किसके किसके बीच हुआ? चोल राजा राजराज प्रथम के अधीन चोलों और चेर साम्राज्य के बीच लड़ा गया था। यानी कि चोल और चेर के बीच में यह कंडालूर सलाई का युद्ध हुआ था, जो कि एक नौसेना युद्ध था। एक प्रमुख नौसैनिक युद्ध नेवल बैटल, जहां चोलों ने चेर नौसेना और उनके बंदरगाह को नष्ट कर दिया। मतलब चोल जो थे वो चेरों पर भारी पड़े। ठीक है ना। चोलों की दक्षिण भारत में नौसैनिक शक्ति के उदय और राजराज प्रथम की विजयों की शुरुआत का यह प्रतीक माना जाता है। यह युद्ध चेर राजा भास्कर रवि के नियंत्रण वाले सलाई नामक स्थान पर हुआ था, जिसे कंडालूर सलाई कहा जाता था, और इसने चेर शक्ति को कमज़ोर कर दिया और चोल इसमें उभर कर सामने आए। अगला क्वेश्चन है, ऐहोल शिलालेख से हमें किस राजा के बारे में जानकारी मिलती है? दोस्तों ये जो ऐहोल इंस्क्रिप्शन है इसमें हमें पुलकेशिन द्वितीय के बारे में जानकारी मिलती है। तो विकल्प ए आपका इसमें करेक्ट है। तो एग्जैक्टली जो ऐहोल अभिलेख है ये संबंधित है किससे? पुलकेशिन द्वितीय से, जो कि एक चालुक्य राजा है। इनके एक दरबारी कवि हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्या नाम है उनका? रवि कीर्ति। ठीक है, तो रवि कीर्ति किसके दरबारी कवि थे? पुलकेशिन द्वितीय थे। और ये जो ऐहोल शिलालेख है ये रवि कीर्ति ने ही लिखा था। कब लिखा था? 634-635 ईस्वी में लिखा था। ऐहोल शिलालेख को किसने? दरबारी कवि यानी कि पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि रवि कीर्ति के द्वारा यह शिलालेख लिखा गया है। ठीक है ना। पुलकेशिन द्वितीय की जो सैन्य विजय हुई थी, खासकर उत्तर भारतीय सम्राट हर्षवर्धन पर, उनकी जीत का वर्णन मिलता है ऐहोल शिलालेख पर। ठीक है, तो सारी बातें क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
आपका अगला क्वेश्चन है कि वॉरेन हेस्टिंग्स पर इंग्लैंड में महाभियोग क्यों चलाया गया था। तो ऑप्शन में है बनारस के राजा चैत सिंह के संबंधों के कारण, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के कारण गलत, अस्थायी बंदोबस्त लागू करने के कारण ये भी गलत, सहायक संधि शुरू करने के कारण ये भी गलत। तो मतलब विकल्प ए ही आपका करेक्ट होगा, वॉरेन हेस्टिंग्स। दोस्तों बात करें तो वॉरेन हेस्टिंग्स पर इंग्लैंड में महाअभियोग उनके भारत में गवर्नर जनरल के रूप में कार्यकाल के दौरान भ्रष्टाचार, कुप्रबंधन, सत्ता के दुरुपयोग, भारतीयों के प्रति क्रूरता के आरोपों के कारण चलाया गया था। खासकर रोहिल्ला युद्ध, नंद कुमार मामले और बनारस के राजा चैत सिंह के साथ उनके व्यवहार जैसे मामलों में, जिसके कारण एडमंड बर्क जैसे नेताओं ने उन पर मुकदमा चलाया। हालांकि आपको पता ही है कि क्या होना था, सब बरी हो गए, ठीक है ना, लेकिन मुकदमा चला था, बस इतना समझो। अगला क्वेश्चन है कि 1800 ईस्वी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी। दोस्तों मैंने आपको बताया था 1798 में और 1805 तक भारत में जो गवर्नर जनरल रहा था कौन था, लॉर्ड वेलेजली। तो विकल्प ए, 1800 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेजली ने की थी, ठीक है ना। तो 1800 ईस्वी में कलकत्ता में लॉर्ड रिचर्ड वेलेजली, ये पूरा नाम है लॉर्ड रिचर्ड वेलेजली, और इसका उद्देश्य क्या था, ब्रिटिश सिविल सेवकों को भारतीय भाषाएं, कानून और संस्कृति का प्रशिक्षण देना। मतलब इससे यही उद्देश्य था कि कोलकाता में एक फोर्ट विलियम कॉलेज खोला गया था, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है कि मद्रास के गवर्नर थॉमस मुनरो ने 1820 में किस राजस्व व्यवस्था की स्थापना की थी। तो दोस्तों ये व्यवस्था थी रैयतवाड़ी व्यवस्था, विकल्प ए आपका करेक्ट है। और मद्रास के गवर्नर थॉमस मुनरो ने 1820 में रैयतवाड़ी राजस्व व्यवस्था की स्थापना की थी, जिसके तहत सरकार सीधे किसानों से, यानी कि किसान मतलब रैयत, तो ये व्यवस्था ही रैयतवाड़ी के नाम से जानी जाती है, तो किसानों से भू राजस्व वसूलती थी, जिसमें किसान को भूमि का मालिक माना जाता था और उसे भूमि बेचने या गिरवी रखने का अधिकार था, लेकिन लगान की दरें काफ़ी ऊंची रखी गई थीं। आपका अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष अंग्रेजों ने रोहिलखंड में मराठों को पराजित किया और उन्हें दोआब क्षेत्र से निष्कासित कर दिया। दोस्तों इसका आंसर होगा जी हाँ 1773 में, ठीक है। उसी वर्ष दिस वर्ष रेगुलेटिंग एक्ट लागू हुआ था, तो विकल्प बी आपका इसमें करेक्ट है। अंग्रेजों ने 1773 में रोहिलखंड में मराठों को हराया और उन्हें दोआब क्षेत्र से भगा दिया। 1774 में शाहजहांपुर में अंग्रेजों द्वारा रोहिल सरदार रहमत खान को पराजित किया गया और रोहिलखंड को अवध के नवाब को सौंप दिया गया, और रहमत खान ने रोहिलखंड यानी कि मेरठ और दोआब के जो रोहिल प्रदेश थे उस पर शासन किया था। फर्रुखाबाद के नवाबों ने मध्य दोआब क्षेत्रों पर शासन किया और अवध के नवाबों ने फैजाबाद और लखनऊ के क्षेत्रों पर शासन किया था। और बुंदेलखंड क्षेत्र पर किसका शासन था, तो मराठों का शासन था। तो फ्रेंड्स ये आज के 30 प्रश्न, उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। पेड ग्रुप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो गोल्डन चांस है, 199 रुपीज़ देकर ही आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और अधिक जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर। और ये जो टेस्ट है आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कि इसका टेस्ट कैसा था। थैंक यू।